से ही दोबारा ईयर 1988 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंडरवाले टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, बब्बर खालसा के मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल के रूम नंबर 14 में आके बैठ गए थे। और इस बार मिलिटेंट्स को पता था कि गवर्नमेंट अंदर घुस के ऑपरेशन नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पहले जो उसने ऑपरेशन किया था उसको लेके उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो इस टाइम पे राजीव गांधी पीएम थे, वो दोबारा से कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि जो मिलिटेंट्स टेम्पल के अंदर घुस गए इनको कैसे भी करके निकालना है, सिचुएशन को कंट्रोल में करना है, लेकिन कोई भी गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जाएगा, ना ही कोई अटैक करेगा। तो ये पूरा ऑपरेशन था, इसका हेड केपीएस गिल और अजीत डोभाल को बनाया जाता है और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम दिया जाता है। गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ जो सीआरपीएफ थी उन्होंने घेर रखा था, पोजीशन ले रखी थी, लेकिन आगे करना क्या है ये किसी को नहीं पता था। तो अब अजीत डोभाल क्या करते हैं, एक रिक्शे वाले का गेटअप लेके गोल्डन टेम्पल के आसपास घूमने लगते हैं। बैक टू बैक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है गोल्डन टेम्पल के पास में जाके वो सारी लेते रहते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद अजीत डोभाल डिसाइड करते हैं कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाए बिना ये जो ऑपरेशन है, ये जो डिफिकल्ट ऑपरेशन है, इसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर जाए बिना, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करे बिना ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता। अब क्योंकि वो पाकिस्तान में पहले से ही रह चुके थे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, वहाँ का लहजा बहुत अच्छा था, तो वो अंदर जाते हैं, मिलिटेंट से जाके बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की आईएसआई ने भेजा है उनकी मदद करने के लिए। कई सारी चीजों पे मल्टीपल बात करने के बाद वो मिलिटेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान से ही हैं और अंदर जाने के बाद वो उल्टा मिलिटेंट्स को बताते हैं कि इस पोजीशन पे ऑफिसर्स खड़े हैं और इस बार गवर्नमेंट बुरी तरीके से डरी हुई है और इस बार ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सारी डिटेल जब उनको पता चल रही थी मिलिटेंट्स को, तो वो बहुत खुश होते हैं कि इसी बहाने उनको गोल्डन टेम्पल के बाहर की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो ये सारी चीजें करके अजीत डोभाल जो थे वो गोल्डन टेम्पल के अंदर और बाहर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं और मिलिटेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनको लगता था कि ये जो आदमी है यानी कि अजीत डोभाल, ये बाहर की इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहे हैं जिससे उनकी मदद होगी और उनका ऑपरेशन और अच्छे से होगा। अब इसके बाद अजीत डोभाल ने जब सारी पोजीशंस और डिटेल्स अंदर की इकट्ठी कर ली, उसके बाद वो एनएसजी कमांडो को बुलाने के लिए कहते हैं और सेम डे रात में ही IL-76 प्लेन से एनएसजी कमांडो को बुला लिया जाता है और पुलिस की वर्दी में बुलाया जाता है और जो सीआरपीएफ पहले से खड़ी थी उनको रिप्लेस करके उनकी जगह एनएसजी कमांडो आ जाते हैं। अब इसके बाद अजीत डोभाल एनएसजी की जो टीम थी उनको बता दे कि अंदर मिलिटेंट किस लोकेशन पे हैं, कितने हैं, कौन उनमें से लीडर है, प्लान क्या है, सारी चीजें समझा देते हैं। और इसके साथ साथ अजीत डोभाल एक चीज और करते हैं कि अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी तो वो पानी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी इसको काट देते हैं और प्लान ये बनाया जाता है कि जब मिलिटेंट्स पानी पीने के बहाने बाहर आएंगे तब उनको निशाना बना के मार दिया जाए। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो 15 मई को मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जागीर सिंह पानी पीने के लिए बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है वहीं पे स्नाइपर उसको गोली मार देते हैं। तो जिस तरीके से पीने के लिए पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गर्मी बहुत थी और बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, इनफैक्ट उनका जो लीडर था उसको भी मार दिया गया था, तो अंदर जो मिलिटेंट्स थे उनका जो मोराल था वो टूट गया था। दूसरी तरफ अजीत डोभाल जो थे वो अंदर भी जा रहे थे और बाहर भी आ रहे थे, तो अंदर जाके उन्होंने मिलिटेंट्स को समझाया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सरेंडर करना सबसे बढ़िया डिसीजन रहेगा, बाकी सरेंडर करने के बाद हम आगे का भी नेक्स्ट प्लान बना सकते हैं। मल्टीपल डिस्कशन के बाद अजीत डोभाल इन सारे मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर लेते और फिर 18 मई को सारे जो मिलिटेंट्स थे वो सरेंडर कर देते। बिना हथियार के इतने लोगों को सरेंडर करवाना ये कोई आसान नहीं था और गलती से भी अगर थोड़ा सा भी शक हो जाता अंदर जब जा रहे थे अजीत डोभाल तो उनकी जान जाना तय था। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके पूरे ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए अजीत डोभाल की बहुत तारीफ होती है। तो ये